डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे की चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं। चैप्टर वाइज एनालिसिस हो रही है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि आप इकोनॉमिक सर्वे का केवल हाईलाइट मत पढ़े। इकोनॉमिक सर्वे की केवल समरी पढ़ने से नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे में 12 चैप्टर है और जब 12 चैप्टरों के आप अगर नाम भी सुन लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये 12 के 12 चैप्टर हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? क्लियर? तो इसी सीरीज में, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है, इसमें पहला वीडियो आ चुका है, ठीक है, जिसमें हमने 1 से लेके 6 चैप्टर तक एनालाइज करे थे। अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आगे की चीज एनालाइज करेंगे। और आज जो है हेल्थ पे सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे। हेल्थ जो है आपके देखना, इकोनॉमिक सर्वे में वो चीजें हैं जो किसी किताब में नहीं, किसी न्यूज़पेपर में नहीं, आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आज के टॉपिक में, ठीक है ना। और इसका तीसरा वीडियो आएगा और चौथा भी वीडियो आएगा, क्योंकि क्या है, मैं डिटेल एनालिसिस कर रहा हूं, तो याद रखना ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये कुछ स्लाइड ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, मैं इनको इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जिससे कि पूरा लास्ट की जो क्लासेस में सारी स्लाइड आ जाए, ठीक है। ये सब हमने कवर कर रखा है, तो जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं। ये भी मैंने पूरा समझा दिया आपको, ये भी समझा दिया था, ठीक। और आज हमें जो है कहाँ से शुरू करना है, लेबर फोर्स वाला भी हमने कर लिया था, ठीक। आज और ये भी हमने कर लिया था यहाँ से। स्किल डेवलपमेंट स्कीम से हमें चालू करना है। शुरू की स्कीम मैंने इसलिए दिखाई कि अगर कोई बच्चा ये वाला वीडियो अगर देख रहा हो तो उसे पता चल जाए कि भैया पहले वाला वीडियो भी आया है, ठीक है, और उसको भी क्या करें, वो देखें, ठीक है। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की चैप्टर वाइज एनालिसिस 6 चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। ये मैंने आपको पढ़ाई भी है, ठीक। 2015 में लॉन्च हुई थी, तो ये पूछ सकते हैं वो। और PMKVY का 3.0 वर्जन चल रहा है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है और रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग, ये आपको क्या है, प्रदान की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें जो है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना, क्या करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। और एस्पायरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर का प्रावधान है, याद रखना इसमें, ठीक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इंपोर्टेंट है, आपके इकोनॉमिक सर्वे में बहुत बार आ रही है, तो आपके पेपर में भी आ सकती है, ठीक। अगली है जन शिक्षण संस्थान स्कीम। बहुत कम बच्चों ने सुना होगा इस स्कीम के बारे में। ये एनजीओ के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है ना। इसमें एनजीओ जो है आपको ट्रेनिंग देता है, लिटरेट पढ़े लिखों को भी, ठीक है, और नॉन लिटरेट को भी, ठीक। क्लियर? इसमें स्पेशल प्रायोरिटी SC ST और अदर बैकवर्ड क्लास और वुमेन को है, ठीक है ना। तो जन शिक्षा संस्थान स्कीम, हालांकि ये प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा, लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग में अगर कोई क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट से आता है कि सरकार ने अभी तक क्या करा है, या स्किल डेवलपमेंट में अगर आपको बॉडी में सरकार की स्कीम लिखनी है, लिखोगे जरूर, तो आप जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो हर कोई लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है। आप इसको भी लिखना क्योंकि ये बहुत ही कम बच्चे लिखेंगे, बहुत ही कम बच्चों ने सुनी भी होगी। अगला है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अब ये क्या है, ये आपको जो है अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है, टीचर ट्रेनिंग भी होती है, उस समय आपको कुछ पैसा भी मिलता है और आपकी एबिलिटी को क्या करती है, बनाती है, जिससे कि आप अपनी जॉब कर सके। तो ये है, पुरानी स्कीम है, प्रीलिम्स में तो आएगी नहीं, लेकिन मेंस के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग सेंटर, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग दी जाती है, 149 जो है ट्रेड्स, ट्रेड्स में, ठीक। इसका देखो नाम याद करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सब प्रीलिम्स में आने वाली है, बस मैं ये कह रहा हूं कि ये आपकी कॉपी में होनी चाहिए, आंसर राइटिंग में दिखेगी तो भैया आपकी कॉपी अलग से चमकेगी। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इसका भी बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कुल मिला के स्किल से ही क्या है, रिलेटेड है। स्वास्थ्य मेरा आज फिर भी सही नहीं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे। इसके अलावा भारत सरकार क्या कर रही है, विथ एन एम टू मेक इंडिया एज ए स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमें भारत को क्या बनाना है, स्किल कैपिटल, स्किल की राजधानी बनाना है इस दुनिया में। इसलिए जो है हम इम्प्रूव कर रहे हैं स्किल को बाया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हैज बीन सेट अप and which aim to create a network of the institution across India
दिस नेटवर्क और इंस्टीट्यूशन विच वी कॉल्ड स्किल इंडिया इंटरनेशनल नेटवर्क। तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो कि अब जो है हम इंटरनेशनल लेवल तक क्या है अपनी नेटवर्किंग को लेके आ रहे हैं। जो मिशन जो है आप क्या कहलाएगा, स्किल इंडिया इंटरनेशनल नेटवर्क SII के अंदर आएगा, ठीक है ना, जिससे कि भारत को हम स्किल कैपिटल बना सकें। अगला है संकल्प, ये भी पुरानी है लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे में आई है तो हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये 2018 में लॉन्च हुई थी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इसमें सहायता के द्वारा जो है लोन दिया जाता है, क्लियर। और एक तरीके से इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता है। संकल्प, संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, याद रखना, ठीक है। अब देखो आप खुद मुझे बताओ और ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, अभी जो ये स्लाइड इकोनॉमिक सर्वे में है ये हेल्थ का आपका भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं 2014 से लेके 2022 तक सारी चीजें बता रही है। ना ये किसी न्यूज़पेपर में मिलने वाला है, ना किसी किताब में मिलने वाला है, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे की चैप्टर वाइज एनालिसिस करें। पता नहीं क्यों लोग इसको, आप जो है लोग भी महान होते हैं कि जो इसको जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे का जो है हाइलाइट्स पढ़ाने लग जाते हैं, या आप हाइलाइट्स पढ़ने के इच्छुक होते हो, हमें समरी बता दो। अरे समरी से काम नहीं चलेगा, आप खुद बताना इससे अच्छी स्लाइड हेल्थ वाली अभी तक आपके पास थी कि नहीं थी। ये मैंने नहीं बनाई है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे दे रहा है। शुरू करें। देखो 2014 में सबसे पहले क्या हुआ, सरकार ने मिशन इंद्रधनुष लेके आए, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लेके आए, स्वच्छ भारत अभियान लेके आए, ठीक है। फिर 2014 के बाद 2015 में क्या हुआ, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विस आई, मैटरनिटी बेनिफिट 6 महीने तक की मैटरनिटी जो है लीव का प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद 15-16 में ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें इंडिविजुअली वर्कआउट कर सकते हो, हेल्थ का कोई भी क्वेश्चन आता है इस स्लाइड से बहुत अच्छा बन सकता है। 2017 की बात करें तो हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी लेके आए, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेके आए, नेशनल स्ट्रेटजी प्लान फॉर टीबी एलिमिनेशन लेके आए, HIV और एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लेके आए। कब, 2017 में। 2018 में हमने क्या करा, 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम हुआ, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना पे काम हुआ, पोषण अभियान आया और एनीमिक मुक्त भारत स्ट्रेटेजी आई। फिर 2019-20 में क्या आया, सुमन आया, सुरक्षित मातृत्व जो है आसमान आश्वासन सॉरी। फिर ई संजीवनी OPD, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली सांस, और ये तो प्रीलिम्स में आपके पूछा भी जा चुका है, ठीक है। फिर 2019-20 के बाद 2021, हालांकि 2021 का आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरी फोटो आ गई होगी, लेकिन आगे मैंने इसको ऐसे लेके आया, लेकिन बार मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। 2021 में क्या है, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम आया, ठीक है, हेल्थ सेक्टर को ग्रांट दी गई लोकल बॉडी के थ्रू फाइनेंस कमीशन, आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन आया, आयुष्मान भारत का हेल्थ फ्रैक्चर मिशन आया, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 आया। 2022 की बात करें यानी पिछले साल, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टू एंड द टीबी बाई 2025, प्रीलिम से पूछ लेंगे इस उठा के कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हमें बनाना है। नेशनल लिस्ट आई इसेंशियल मेडिसिन रिवीजन की, और नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मानस आया, यह भी प्रीलिम से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको नीचे की स्लाइड नहीं दिख रही होगी तो यहाँ पे दिख रही होगी, ये 2021 वाली जो नीचे कट गई थी, आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। अब मुझे खुद बताओ कि पूरा 360 डिग्री हमने 2014 से लेके अभी तक क्या क्या हेल्थ सेक्टर पे स्कीम आई है, पढ़ ली नहीं पढ़ ली। अब इन्हीं को जो है आप एक फ्लो चार्ट में अपने कागज में बनाइए और बार बार इनको समझिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा आंसर बन सकता है, ठीक है। और आप चाहें तो इन स्कीम में क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सर्च करके कि भैया इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कौन से 10 पॉइंट है, इस तरीके से चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, और ये डायरेक्शन मैंने नहीं, इकोनॉमिक सर्वे ने दी है, ठीक है ना। और आगे देखो हेल्थ से रिलेटेड कितनी अच्छी अच्छी बातें आई हैं। इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कंपैरिजन किया गया कि 5 में कहां कहां पे सुधार हुआ, कहां कहां पे नहीं हुआ। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी कोट करोगे आप। जैसे कि पहला है कंपोनेंट, हाउस होल्ड विथ एनी यूजुअल मेंबर कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल स्कीम, क्या आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, ये सब इसका मतलब ये है, ठीक है ना। तो पहले ये 28.7% का होता था, अभी 41% तक हो गया है, यानी कि भारतीय लोग स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो
रहे हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो। जबकि जो डेवलप्ड कंट्री वहां पे तो 190% 80-87% होता है, अभी तो हम बहुत ही कम है, ठीक है। क्लियर। अभी 41% लोग ही क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा कवर होते हैं, लेकिन सुधार तो हुआ है, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट 7 स्टार, ये तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें तो 2.2 पे टिक लगाना है, और 5 की बात करें तो भैया 2 पे हो गई है, और एक कम हुई है तो अच्छा हुआ है, कम होना बुरा नहीं, अच्छा है, ठीक है। क्लियर। और टोटल फर्टिलिटी रेट भी मैंने आपको डिटेल में क्लास बता रखा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक। फिर करंट यूज ऑफ द फैमिली प्लानिंग मेथड, फैमिली प्लानिंग मेथड कितने लोग यूज करते हैं, तो कम से कम 66% कर रहे हैं 53 की तुलना में। तो यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये चीजें क्या है, अच्छी हुई हैं। अब जिसको जिस हिसाब से डेटा लेना है उस हिसाब से अपनी आंसर राइटिंग ले सकता है। प्रीलिम्स के हिसाब से तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 से 2 की तरफ हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मदर हु हैड एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट, एंटीनेटल मतलब क्या, प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार जो है डॉक्टर से सलाह लेने जा रही है वुमेन, ठीक है। तो इसकी भी संख्या क्या रही है, बढ़ रखी है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात करें तो ये 78 से 86 हो गया है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशनल बर्थ होती है, ठीक है, यानी डॉक्टर हॉस्पिटल उनकी निगरानी में होती है, तो भैया क्या है, आपकी चाइल्ड की मॉर्टेलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। और जो घर पे होती है या कहीं पे इधर उधर होती है तो वहां पे क्या है, काफी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। क्लियर। इसलिए हमें इंस्टीट्यूशनल संस्थागत जो है डिलीवरी को प्रमोट करना चाहिए, और ये प्रमोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट जो है पर 1000 में ली जाती है, ये भी कम हुई है, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये भी कम हुई है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट ये भी कम हुई है, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से तो भैया ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे मेंस के हिसाब से आप अपने आप से देखें कि किस तरीके से आंसर की बॉडी बनाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये कौन सिखा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे समझा रहा है, जब हम उसका चैप्टर वाइज एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। इसके अलावा RMNCH प्लस N, ठीक है। अब यहाँ पे एन क्या आ गया, एन फॉर न्यूट्रिशन आ गया। इससे पहले की सारी चीजें मैंने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखी है, ठीक है। और ये हमारी आंसर राइटिंग में फेवरेट स्कीम होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बर्थ चाइल्ड एडोलसेंस हेल्थ प्लस, अब इसमें क्या जुड़ गया, एन, यानी न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी। सारी चीजें इस स्कीम के थ्रू कवर हो जाती हैं। और एक और देखो कितना प्यारा डेटा है, याद करो हम कहते हैं कि MMR का हमारा टारगेट कितना था, मदर मॉर्टेलिटी रेट जो 1 लाख में होता है, ठीक है, कि 100 का टारगेट था और वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है ना। यानी कि मदर मॉर्टेलिटी यानी कि लाख में जो है कितनी महिलाओं की मृत्यु होती है, ठीक है ना। क्लियर। वो है मदर मॉर्टेलिटी रेट, और एक कम होना अच्छी बात है, ठीक। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, India has successfully achieved the major milestone to bring the maternal mortality rate to below 100 per lakh live birth by 2020, ठीक है। तो डिलीवरी के दौरान महिलाओं की मृत्यु ना हो उसके लिए MMR है, और वो 100 से भी कम का जो हमारा टारगेट था वो अचीव्ड हो चुका है, तो ये खुश होने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक ग्राफ है, इसमें हम सीधे चीजें समझते हैं तो कुछ चीजों को, कि सरकार का जो खर्चा है हेल्थ पे तो वो कहलाता है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, और जो हमारा जेब से निकलता है वो कहलाता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो जो नारंगी वाला है ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हिंदी माध्यम वालों के लिए, कि स्वास्थ्य पे आप कितना खर्च करते हो अपनी जेब से, उसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और नीचे वाली लाइन जो ब्लू वाली है वो क्या है, आपकी सरकार की तरफ से हेल्थ पे कितना खर्चा किया जा रहा है। अब आप देखो कि देखो डेटा याद नहीं करना है, इसमें ट्रेंड याद करना है। जैसे कि 13-14 में सरकार 28% के आसपास खर्च करती थी, तो हमारी पॉकेट से कितना ज्यादा निकलता था, 64। जब सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया तो हमारे पॉकेट का खर्चा कम होने लग गया। सरकार ने खर्चा बढ़ाया अपना तो पॉकेट का खर्चा कम हो गया, क्योंकि जब सरकारी सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करेगी हेल्थ वूल्थ का, तो भैया हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। हमारी जेब से कम पैसा खर्च होगा, वो बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, सेविंग अकाउंट में डालने के लिए लगा सकते हैं, लगा नहीं सकते। जब आप 1000 रुपए, मान लो आप जो है आप 10,000 रुपए की तनख्वाह है और 7,000 रुपए आपके हेल्थ में लग जा रहे हैं, तो 3,000 में क्या खाओगे, क्या रहोगे, ठीक है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। सरकार को समझ में आया, सरकार ने अपना खर्चा बढ़ाया तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ, कम हुआ। यानी कि इसका मतलब ये साफ साफ है
कि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और एकदम सही बात है, जब सरकार जिम्मेदारी लेगी खर्चे की तो भैया हमारी जेब से खर्चा कम होगा, सिंपल सी बात है। तो आप इससे क्या समझे, थीम समझे और कुछ कीवर्ड समझे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वैसे मैंने ये क्लास में आपको बता भी रखी है, तो अब आपके दिमाग में और अच्छी तरह आ जाएगी कि हम क्या करें, इस चीज पे भी बात करें अपनी आंसर राइटिंग के समय। अब देखो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। ये भी किसी किताब में नहीं है, ना किसी वेबसाइट में मिलेगा आपको, ठीक है, और ना न्यूज़पेपर में मिलेगा। देखो अब याद रखना, इसमें हमें नीचे शुरू करना है। सबसे पहले जो है, जो हमारे गांव में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे छोटी उसकी इकाई होती है सब सेंटर। समझ में आया, क्लियर। इसमें क्या होता है, मोस्ट पेरिफेरल कांटेक्ट पॉइंट बिटवीन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड द कम्युनिटी मैनर with one health worker and auxiliary nurse midwife and one health worker male। ठीक है, यानी जो सब सेंटर होते हैं उसमें ज्यादातर एक मेल हेल्थ वर्कर होगा, ठीक है, एक पुरुष, एक महिला, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होगी, और एक ऑक्सिलरी जो है नर्स मिडवाइफ एएनएम वर्कर होगी। ठीक है ना, क्लियर। और एएनएम की तो फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ रखी है। अब सब सेंटर से ऊपर की इकाई है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हम जो है पहले क्या करते थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करते थे, अब वो गलत होगा। आप कहां शुरू करोगे, सब सेंटर से शुरू करोगे। ठीक है, बहुत सारे सब सेंटर 6 के आसपास या उससे ज्यादा मिलके उनके ऊपर एक क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। देखो, रिफर यूनिट टू द 6 सब सेंटर, और उसमें 4 से 6 बेड का जो है आपका इंतजाम होना चाहिए कि मरीज आएगा तो उसे लेटाओगे कहां पे। ठीक है, मेडिकल एक ऑफिस इंचार्ज होना चाहिए, और एक पैरामेडिकल स्टाफ का होना भी जरूरी है। ठीक है ना, क्लियर। सब सेंटर में तो क्या था, केवल जो है हेल्थ वर्कर होते थे मेल और फीमेल, और आपकी एएनएम वर्कर होती थी। जबकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 4 से 6 बेड भी होंगे, और एक ऑफिस इंचार्ज होगा मेडिकल, और एक पैरामेडिकल स्टाफ होगा। फिर इससे ऊपर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लगभग 30 बेड का हॉस्पिटल होता है, और जिसके अंदर जो है 4 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर की यूनिट आती है। ठीक है, तो मैं फिर समझाऊं, सबसे नीचे है सब सेंटर, ठीक है, 6 के आसपास सब सेंटर मिलके प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना रहे हैं। ठीक है, फिर जो है 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर क्या है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। याद हो जाएगा, यह भी आपको इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। अब उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये आप सभी को पता है कि मिशन एम टू क्रिएट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्या होगी, सारी हेल्थ के रिकॉर्ड आ जाएंगे, आपकी हेल्थ आईडी बनेगी। ठीक है, और ये आपकी कंसेंट के बिना नहीं बनेगी, यानी आपको हाँ बोलोगे तभी बनेगी। ठीक है ना, क्लियर। उसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल जितने भी डॉक्टर वॉक्टर उनके रजिस्टर्ड किए जाएंगे, हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्टर्ड होगी, हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा। ठीक है, मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, उसने जो जो इलाज कराया है, ठीक है, क्लियर, ये तो उसी को पता है ना। ठीक, अगर मान लो उसकी मान लो हेल्थ आईडी बन जाए, तो जितनी बार भी जो जो इलाज कर रहा है, जो जो दवाइयां उसको प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, वो उसकी हेल्थ आईडी में चढ़ जाएंगी। ठीक है, अब वो मान लो किसी अस्पताल में गया, ठीक है ना, या मान लो कि उसको होश ही नहीं है, ठीक है, उस अवस्था में कि कोई उसको लेके आया, ठीक है, तो फटाफट उसका नाम डाल के, या उसकी जो हेल्थ आईडी, जो हेल्थ कार्ड बनेगा, उसकी हेल्थ आईडी को संबंधित जो अस्पताल है, जैसे वो उसको एंट्री मारेगा तो उसकी सारी पास्ट डिटेल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। इससे उस डॉक्टर को उसमें काम करना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली चीजों पे ही हमारी क्या है, आगे वाली चीजें डिपेंड करती हैं। और कई लोग तो बताते भी नहीं है कि भैया हमें ये बीमारी है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से डायग्नोसिस सही से नहीं हो पाता। तो हेल्थ गाइड आईडी एक तरीके से मील का पत्थर साबित होगी, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का पार्ट है। ठीक है ना, जैसे आपका आधार कार्ड बन गया ना, ऐसे आपका एक हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा। और जब भी आप किसी भी डॉक्टर को दिखाओगे तो आपसे पूछेगा हेल्थ आईडी, या पहले तो कभी दिखाया नहीं है। हेल्थ आईडी होगी तो उसमें सब चीजें चढ़ती जाएंगी, चढ़ती जाएंगी, चढ़ती जाएंगी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनिशियल इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल मतलब आपके जो आंत होती है, ठीक है, उसमें जो है कृमि मतलब कीड़े पाए जाते हैं, खासकर बच्चों के पेट में होते हैं, कहते हैं ना। ठीक है, अब ये करते हैं, भाई आपने जो भी खाना खाया, ठीक है, आपके स्टोमक से होता हुआ आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, उसको अवशोषित करना न्यूट्रिएंट को। लेकिन इंटेस्टाइन में अगर आपके छोटे मोटे कीड़े हैं
तो खाना तो वही खा जाएंगे, ठीक है, तो ये अवशोषित क्या करेंगे, मिनरल्स, और जब ये मिनरल्स अवशोषित नहीं होंगे तो उस बच्चे के दिमाग पे असर पड़ेगा, उसकी एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, ठीक है। खासकर देखा गया कि विटामिन ए और आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है उन बच्चों में जिनके क्या है, अंदर इंटेस्टाइनल आंत में क्या है, कीड़े हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कीड़ों को भगाने के लिए एक कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। नहीं तो उनकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाएगी, ये वही लिखा हुआ, आप इसे खुद से ही पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी बायोलॉजी के बच्चे, उनको पता है कि बहुत सारे जो है क्या होते हैं, कृमि होते हैं हिंदी में जिनको बोलते हैं, जो हमारे क्या है बच्चों में खासकर क्या होते हैं, ठीक। अब देखो कि जो डी वार्मिंग मतलब हम क्या करें, साल में कुछ दिन घोषित करें जब हम उनको एल्बेंडाजोल की गोली दें, सभी को पता है ना, ठीक है, जिससे उनके पेट के कीड़े मरे। अब क्या आपने इतना बड़ा कोरिलेशन कभी सोचा था, जो अभी आपके सामने देखो, मान लो किसी बच्चा है जो ग्रसित है, उसके पेट में क्या है, कीड़े हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म है, ठीक है ना, तो क्या होगा भैया, उसके अंदर आयरन की कमी हो जाएगी ना, और आयरन की कमी हो जाती है तो उसे एनेमिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। जब भैया वही कीड़े क्या करेंगे, सारा अवशोषण कर लेंगे, तो आपकी आंत क्या अवशोषित करेगी, कुछ नहीं करेगी, ठीक। अब जब उनके अंदर आयरन की कमी है, ठीक है ना, एक रिलेशन इधर से देखो कि जिनके पेट में कीड़े होते हैं, तो फिर जब भी उनके न्यूट्रिएंट उनके शरीर को नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, वो स्टंटिंग हो जाएगी। स्टंटिंग का मतलब क्या, समय के संग लंबाई नहीं बढ़ रही, समय के संग वेट नहीं बढ़ रहा उसका, ठीक है ना। अब जो स्टंटेड बच्चा है, जो एनेमिक बच्चा है, क्या उसका स्वास्थ्य सही रहेगा, नहीं रहेगा ना, वो स्कूल से अब्सेंट भी रहा करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, आज पेट में दर्द हो रहा है, कल पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है, जब उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी तरह मिले ही नहीं है, तो क्या वह अपने कॉग्निटिव फंक्शन को, कॉग्निटिव मतलब कि अपने बौद्धिक विकास को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। और जब उसके कॉग्निटिव फंक्शन प्रभावित होंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ऊपर से अगर वो अपसेंट रहता है, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग भी क्या हो जाएगी, उसकी गैप आने लग जाएगी। और यही क्या है, हमारे युवा, वही बच्चा आगे चल के युवा बनेगा, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में एक रिसर्च भी दे रखी है कि ये देखा गया है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते हैं, वो आगे चलकर और बच्चों की तुलना में 10 गुना अच्छा काम करते हैं, उनकी लाइफ की प्रोडक्टिविटी कम से कम उन बच्चों की तुलना में 10 साल ज्यादा एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। हालांकि वो मैंने यहाँ पे कोट नहीं करा है, लेकिन ऐसी स्टडी के बाद ही इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है। तो आप समझ गए ना कि डी वार्मिंग करना कितना जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर। अगर डॉक्टर पेशेंट रेशियो, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी वेबसाइट में गलत लिखा हुआ है, अब आप उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं, देखो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो का यानी कि कितने जो है मरीजों पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, WHO कहता है कि 1:1000 होना चाहिए, यानी कि 1000 मरीजों पे कम से कम एक डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। भारत कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि आज की तारीख में भारत में एक मरीज, एक डॉक्टर 834 मरीजों पे एक डॉक्टर है, यानी WHO के नॉर्म को हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं बहुत सारी वेबसाइट में लिखा है कि भैया WHO के नॉर्म्स को कब पूरा करेंगे, तो भैया पूरा हो चुका है। आप बिल्कुल बेझिझक इकोनॉमिक सर्वे का क्या देंगे वहां पे कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना, क्लियर, वी हैव फुलफिल्ड दिस रिक्वायरमेंट। बाकी बच्चों को पुराना डेटा लिखने दो, ये साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है ना, क्लियर। अब आपको ये ऊपर की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए है कि जितने भी डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी रजिस्ट्रेशन कराया है स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल काउंसिल, उस डेटा के अनुसार जो है ये डेटा आ रहा है, जो WHO के नॉर्म से क्या है, काफी अच्छा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस चीज पे आप जो है आंसर राइटिंग में आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक, तो ये है भैया लेटेस्ट डेटा। तो अब यहाँ पे जो है क्या है, हमारा ये हेल्थ वाला टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद जो है हेल्थ की कुछ स्कीम फिर जल पे जाएंगे, वो हम अगले लेक्चर में जाएंगे, जो लेक्चर नंबर 3 होगा मेरा, ठीक है। लेकिन इतनी स्लाइड मैं 3 वाले लेक्चर में भी रखूंगा, जैसे आज वाले लेक्चर मैंने पहली स्लाइड रखी, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या है एक आपको थीम मिल जाएगी कि आप रोक रोक के स्लाइड में से भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आपको सारी क्लास करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और बताना कि ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, जहां पे हमने हेल्थ में काम करा। और ये तो भैया सबसे बेस्ट चीज मैं आपको फिर से दिखा देता हूं स्लाइड में, ये, ठीक है। अगर आप इस पर सही से काम करें तो ये 10 से 11 पेजेस का क्या है मैटर बन रहा है। इंडिविजुअल स्कीम पे काम करो, बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन, यूथ, वुमेन, ओल्ड एज,
समझ में आया? ये सब आपके सिलेबस में है और इतना अच्छा जो है मिल रहा है आपका, मजा आ जाएगा। ठीक है ना? क्या पता आगे चैप्टरों में एजुकेशन और में भी कुछ ऐसी चीज हमें मिल जाए, पकी पकाई चीज। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, जिससे हर बच्चे को पता चले कि इकोनॉमिक सर्वे रटने वाला काम नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे हमारा क्या है, हाईलाइट पढ़ने वाला काम नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ने वाला काम है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।